नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर, उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। अयोध्या में 5 दिवसीय कार्यक्रम का आज तीसरा दिन। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री करेंगे श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण। दिवाली जैसा उत्सव मनाने की तैयारी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच वर्क फ्रॉम होम। सीएक्यूएम ने ग्रैप में किया बड़ा बदलाव। अब स्टेज 3 में लागू होंगे स्टेज 4 के सभी कड़े नियम। दिल्ली में इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का भंडाफोड़। पाकिस्तान से हथियारों के बड़े खेप बरामद। गिरोह के 4 शातिरों को क्राइम ब्रांच टीम ने किया गिरफ्तार। अखिलेश यादव ने बीजेपी चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की मांग। बिहार के नतीजों पर उठाए सवाल। अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले में मौलाना अरशद मदनी का बयान। सरकार मुसलमानों के नेतृत्व को दबा रही है। सरकार की न्याय प्रणाली पर भी उठाए सवाल। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद का प्रदर्शन। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने की मांग। जमीन पर 5 पांडव के नाम पर विद्यापीठ स्थापित करने की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर है, विश्व हिंदू रक्षा परिषद का विरोध प्रदर्शन। परिवर्तन चौक से कलेक्ट्रेट तक निकाला मार्च। राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के नेतृत्व में प्रदर्शन। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने की मांग। जमीन पर 5 पांडव के नाम पर स्कूल बनाने की मांग। विद्यापीठ स्थापित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने की मांग की बात सामने आई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मनीष तिवारी इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, पूरी जानकारी क्या है? अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने की मांग की गई है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो विश्व हिंदू परिषद का आज विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आज कलेक्ट्रेट ऑफिस के द्वारा पर जो है उनके द्वारा जो है ज्ञापन भी दिया गया और उनका साफ तौर से कहना रहा कि अल फलाह जो यूनिवर्सिटी है को ध्वस्त करना चाहिए और उसको ध्वस्त करने के बाद जो है पांडव नाम की विद्यापीठ जो है स्थापित करने की मांग उनके द्वारा की गई है। तो कह सकते हैं इस प्रकार से जो है यूनिवर्सिटी का जो है नाम बदलने और वहां पे उसको ध्वस्तीकरण की बात उनके द्वारा इस मांग को की गई। इसको लेकर के जो है उनके द्वारा जो है लखनऊ के परिवर्तन चौक पे काफी प्रदर्शन भी देखने को मिला। साफ तौर से इस ज्ञापन का एक मतलब है कि हिंदू संगठन को लेकर के जो है उनकी ये मांग है कि ये जो नाम है अल फलाह यूनिवर्सिटी का, इसका जो है ध्वस्तीकरण करके जो है हिंदू राष्ट्र की जो इनकी घोषणा है उसके लिए इनके द्वारा ये कदम उठाया गया और इसका विरोध प्रदर्शन लखनऊ में आज इनके द्वारा किया गया है। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी के लिए। की संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। की संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सचिन मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद। की संघर्ष करो, जिंदाबाद जिंदाबाद। सचिन मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं। हिंदू रक्षा परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद। का सुरक्षा दो, जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदू रक्षा परिषद जिंदाबाद। लखनऊ से खबर है, सीज गाड़ी का चालक को सामान गायब मिला। टैक्सी चालक ने आरटीओ पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। गाड़ी से कीमती सामान चोरी होने का आरोप लगाया। आरटीओ नादरगंज पर चोरी का आरोप। कानपुर से जाते समय बिना परमिट गाड़ी का हुआ चालान। 30,050 रुपए चालान भरकर रिलीज कराई गाड़ी। 10 दिन बाद गाड़ी रिलीज कराने पर सामान गायब मिला।
और पीड़ित ने थाना पुलिस व आरटीओ को दिया शिकायती पत्र। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, 10 दिनों के बाद गाड़ी जब रिलीज कराई गई तो उससे कीमती सामान गायब था, शिकायती पत्र दे दिया गया है, बताया जा रहा है कि जांच जारी है। पूरी अपडेट क्या है आपके पास? ड्राइवर के द्वारा जो है बिना परमिट के जो है कानपुर और लखनऊ पर जो है इसके द्वारा जो है गाड़ी चलाई जा रही थी। मतलब कि वहाँ पे सवारियों को लेकर के इस पर जो है एआरटीओ के द्वारा जो है इसका चलान किया गया था। कमर्शियल गतिविधियों के जो दस्तावेज जो बनाए जाते हैं आरटीओ में वो इनके पास नहीं पाए गए थे, जिसके चलते 30,000 से ज्यादा का चलान जो है इस गाड़ी के मालिक के ऊपर एआरटीओ के द्वारा किया गया था। और चलान का भुगतान करने जब गाड़ी ड्राइवर वहां पर पहुंचे तो उसने देखा कि इसके गाड़ी के जो कई पार्ट जो कीमती पार्ट थे वो गाड़ी में नहीं थे। इसको लेकर के जो है वहां पर आरटीओ से बातचीत की। आरटीओ ने बिल्कुल इस पर मना कर दिया गया। तो उसके बाद उसने ड्राइवर ने जा करके जो है थाने में जा करके तहरीर दी है और एआरटीओ के खिलाफ जो है मामला दर्ज करके कार्रवाई करने की मांग की गई है। जी, शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां पर से इस गाड़ी से कीमती सामान चोरी होने की बात सामने आई है। मेरठ से खबर है, किडनैपिंग मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा हुआ। मां ने अपने ही बेटे के अपहरण की प्लानिंग रची। अहम खबर आपको बता रहे हैं, प्रेमी को फंसाने के लिए लिखी किडनैपिंग की पटकथा। एक प्रेमी को फंसाने के लिए पूर्व प्रेमी का इस्तेमाल। ग्रेटर नोएडा से बच्चा सकुशल बरामद हुआ। रील बनाने और महंगे शौक की शौकीन थी सोनिया। पूर्व प्रेमी संजय सहित महिला सोनिया गिरफ्तार। थाना सरधना इलाके के दबथुआ गांव का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
राजू शर्मा मेरठ से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजू, प्रेमी ने किया था शादी से इनकार तो पूरी साजिश रच डाली, पूरी जानकारी क्या है इस मामले से जुड़ी आपके साथ? मेरठ के सरदाना थाना इलाके के दबथुआ की रहने वाली सोनिया ने अपने पूर्व प्रेमी संजय के साथ मिलकर ये पूरी जो पटकथा है वो रची और अपने ही 10 वर्षीय मासूम बच्चे की किडनैपिंग की कहानी बना दी अपने दूसरे प्रेमी मोहित को फंसाने के लिए। पूरी जो पटकथा का भंडाफोड़ करते हुए मेरठ पुलिस ने सोनिया और उसके पूर्व प्रेमी संजय को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि जो सोनिया है पूर्व से ही जो मोहित से संबंध में थी और उससे लगातार वसूली कर रही थी। इस मामले में उसको जेल भी भिजवाया था। सोनिया ने जेल से आने के बाद फिर उससे शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन मोहित के इनकार करने पर बेटे की किडनैपिंग की पूरी साजिश रची। बेटे को दूसरे प्रेमी के यहाँ गौतम बुद्ध नगर भेज दिया और खुद पुलिस में जाकर अपहरण की शिकायत कर दी। पुलिस ने पूरी घटना का खुलासा करते हुए सोनिया और उसके पूर्व प्रेमी संजय को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि सोनिया रील बनाने की शौकीन थी और महंगे शौक करना उसकी आदत बन चुका था, जिसके चलते सोनिया ने ये पूरा प्लान बनाया और रुपये ऐंठने के लिए मोहित के पूरे परिवार को फंसाने का प्रयास किया था। लेकिन मेरठ पुलिस ने सोनिया के सपनों को चकनाचूर कर दिया। खुलासा करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया है और दोनों ही अब मेरठ की अब्दुल्लापुर जेल में बंद है। शुक्र है राजू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रेमी ने किया था शादी से इनकार तो रची साजिश। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मां ने अपने ही बेटे के अपहरण की रची थी प्लानिंग। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एटा से खबर, चलते ट्रक से चोरी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चोरी के माल सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। चोरियों में इस्तेमाल बाइक व ऑटो बरामद हुई। थानाध्यक्ष जितेंद्र गौतम ने टीम के साथ बरामदगी की। आरोपी कई जिलों में वारदातों को देते थे अंजाम। हाथरस, वालीगढ़ आदि जिलों तक रहती थी पहुंच। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ज्ञानेश कुमार इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेश, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? चोरियों में इस्तेमाल बाइक व ऑटो भी बरामद किया गया है। जी धर्मा जी, बिल्कुल बता दूं आपको, ये मामला थाना देहात कोतवाली के अंतर्गत का है, जहां देहात कोतवाली को बड़ी सफलता हासिल लगी है। जहां सप्ताह भर पूर्व चलते ट्रक से माल को चोरी करने वाले गैंग का एटा पुलिस ने पूरी तरह से खुलासा किया है। चोरी के माल सहित 4 लुटेरे चोरी की घटना में इस्तेमाल ऑटो और बाइक को भी थाना प्रभारी जितेंद्र गौतम की टीम ने बरामद किया है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों ने एटा, हाथरस, अलीगढ़ सहित कई जनपदों में चलते वाहनों से चोरी, ये जो गैंग था ये चलते वाहनों से चोरी करता था। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के दर्जनबद्ध आपराधिक इतिहास है इनका, जहां पर कई मामले कई जनपदों में दर्ज हैं। देहात कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को कानूनी कार्रवाई के तहत जेल भेजा है। जी, अपर पुलिस अधीक्षक ने इसको पूरी प्रेस वार्ता के तहत इसका खुलासा किया है। जी, शुक्रिया गणेश आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम खबर के लिए।
चोरी के माल सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चोरियों में इस्तेमाल बाइक व ऑटो बरामद हुई। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। निजी कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी द्वारा सभी ने जमकर विपक्ष पर हमला बोला। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, किसी को भी गैर कानूनी प्रक्रिया करने और शामिल होने की इजाजत नहीं है। पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी आ रही है, कमल खिलने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि आयोग के द्वारा चलाया जा रहा विशेष निरीक्षण अभियान पूरी तरह से संवैधानिक प्रक्रिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका उद्देश्य केवल अपात्र मतदाताओं को हटाना और योग्य मतदाताओं को सूची में जोड़ना है। विपक्ष हमेशा नकारात्मक एजेंडा चलाने का आदी है, समाज में भ्रम फैलाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहता है। 2003 उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ है और किसी को भी गैर कानूनी गतिविधियों को करने की और शामिल होने की इजाजत नहीं। SIR एक संवैधानिक प्रक्रिया है और ये विशेष पुनरीक्षण अभियान है। देखिए, SIR चुनाव आयोग ने 4 तारीख से शुरू कर दिया है और SIR 2003 के उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ है और किसी को भी गैर कानूनी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ है और किसी को भी गैर कानूनी गतिविधियों को करने की और शामिल होने की इजाजत नहीं है। पश्चिम बंगाल के लिए क्या बोलेंगे जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही, कमल खिलने जा रहा है। SIR एक संवैधानिक प्रक्रिया है और ये विशेष पुनरीक्षण अभियान है। तो केवल आयोग की मंशा जो अपात्र मतदाता हैं उन्हें मतदाता सूची से हटाने की है और जो योग्य मतदाता हैं, पात्र मतदाता हैं, उन्हें मतदाता सूची में सम्मिलित करने की। विपक्ष का नकारात्मक एजेंडा चलाने का उनका स्वभाव है और वो केवल एक समाज को गुमराह करके राजनीति आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपने देखा होगा बिहार में किस प्रकार से उन्होंने SIR के विषय को इतना मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन जब फाइनल ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ तो किसी ने कोई उस पर आपत्ति नहीं की है। तो निश्चित रूप से अगर उन्हें लगता है इस प्रकार की बयानबाजी मीडिया में करके सनसनी पैदा करना और समाज में अनिश्चितता का माहौल बनाकर राजनीति करने का जो उनका एजेंडा है, वो मुझे लगे बिहार की जनता ने जिस प्रकार से नकारा है, देश की जनता भी नकार देगी। पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर को बरसी है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि 6 तारीख से फिर से एक मस्जिद बनाना चालू करेंगे बाबरी के नाम से। अब आप सब लोग जानते हैं कि देश में कानून का राज है। माननीय न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण हुआ है। ये जैसा मैंने कहा, अब नेगेटिव एजेंडा नहीं चलेगा। समाज में अनिश्चितता और समाज में टकराव और जातीय द्वंद्व पैदा करने का जो इनकी मंशा है, TMC सहित विपक्षी दलों के लोग जिस प्रकार से समाज में जातीय और धार्मिक आधार पर विभाजन करके राजनीति करना चाहते हैं, मुझे लगता नहीं देश की जनता अब इन लोगों को कभी स्वीकार करेगी। देखिए, SIR चुनाव आयोग ने 4 तारीख से शुरू कर दिया है और SIR 2003 के बाद 2025 में हो रहा है, जिसमें मतदाता सूची में शुद्धिकरण का काम है। इसमें विरोध करने वाले लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि वो सारे लोग अपने अपने BLO 2 को हर बूथ में लगा करके अपने अपने मतदाता को सुनिश्चित करें कि वो मतदान केंद्र में हर बूथ में उनके मतदाता बन जाएं। कहीं कोई आपत्ति है, दिक्कत है, जिला प्रशासन को बतावें, इसको बतावें, लेकिन ये तो कोई बात नहीं होती ना कि SIR का विरोध करना। इससे क्या मतलब है? जो वोटर लिस्ट में इन 20 सालों में तमाम हमारी बहन बेटियां विदा होकर चली गई, तमाम बेटियां आ गईं, तमाम ऐसे नौजवान हैं जो हमारे 18 साल के बालिग हो गए, तो उनका नाम नहीं आना चाहिए क्या सूची में? पश्चिम बंगाल में SIR का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। अब देखिए, अब वो लोग क्यों विरोध कर रहे हैं हमें नहीं समझ में आता। 2003 में जब SIR हुआ तब तो किसी ने विरोध नहीं किया, तब भी विशेष पुनरीक्षण सूची में हुआ था। वही 22 साल बाद ये अभियान चल रहा है। इसमें सबको सहयोग करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी और हमारे चुनाव आयोग का भी ये मत है कि कोई भी इस देश का निवासी है, उसका हक है वो मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज रहे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी का रुख करते हैं।
प्रयागराज से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। माघ मेले का जायजा लेने पहुंचे थे मुख्यमंत्री। माघ मेला की तैयारियों का जायजा लेना पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीर आपको हम प्रयागराज से दिखा रहे हैं। माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा भी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेला क्षेत्र पहुंचकर मेले की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संगम न्यूज पहुंचकर पतित पावनी मां गंगा का आचमन भी किया। इसके बाद मोटर बोट पर सवार होकर वीआईपी घाट पहुंचे। भगीरथी माता का आचार्यों के वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूजन अर्चन किया। इसके बाद सीएम योगी गंगा तट स्थित लेटे हनुमान जी के मंदिर पहुंचे। यहां भी विधि विधान से पूजा अर्चना कर सर्व मंगल की कामना की है। रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। खबरों की तरफ रुख करते हैं। खबर एटा से, जहां जिले के मलावन थाना क्षेत्र अंतर्गत नगला अगर गांव में विद्युत विभाग की ओर लापरवाही के चलते एक बुजुर्ग महिला हाई टेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। खाना खाने के बाद धूप सेकने के लिए अपनी छत पर गई ये महिला घर के किनारे से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई, जिससे उन्हें जोरदार करंट लगा। परिजनों ने तत्काल घायल महिला को मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी है। हम लेने गए थे तो हवा चली तो लाइन वापस हुई दीवार पे। अच्छा, लाइन किसकी लाइन है वहाँ पे? 11,000 बिजली की। 11,000 की लाइन है। हाँ। अच्छा, लाइन आपके घर के बराबर से आ रही है? बराबर से। कोई आपने इसको सूचना दी किसी को? दी साहब, कोई सुनवाई नहीं करते हैं। पहले भी कोई हादसे हुए हैं? हुए साहब, अपने लोग डाल रहे पाइप। अच्छा। हाँ, हमारे साहब हाथ का है, हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो पहले भी कोई हादसा हुआ है? हाँ। किसके साथ हुआ है? वो हमारे साथ, हमारे नहीं हुआ, दूसरे बगल में हुआ है। और खबर पीलीभीत से, जहां थाना बरखेड़ा पुलिस द्वारा ग्राम गाजीपुर कुंडा के निकट रपटा पुल पर संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान नवाबगंज की ओर से आ रहे मोटरसाइकिल सवार 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, तो संदिग्ध व्यक्तियों ने बाइक विपरीत दिशा में मोड़कर भागने लगे। इस दौरान बाइक फिसल गई। स्वयं के फंसता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर एक के बाद एक 2 फायर किए। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में आरोपी कामिल उर्फ मुरादी को दाहिने पैर में गोली लगी है, जो ग्राम शेरपुर कला थाना पूरनपुर का निवासी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने 2 शातिर गौकुशों को गिरफ्तार कर लिया है। और खबर यूपी के देवरिया से है। सदर तहसील अंतर्गत मौजा मेहड़ा पुरवा स्थित कथित वक्फ कब्रिस्तान प्रकरण में जिले में बड़ा प्रशासनिक निर्णय सामने आया। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ को पत्र भेजते हुए रजिस्टर्ड दफा 337 में दर्ज विवादित वक्फ इंदराज को विलोपित करने और राजस्व अभिलेखों में आवश्यक संशोधन कराने के निर्देश जारी किए। यह कदम उस समय सामने आया जब न्यायालय ने उक्त वक्फ इंदराज की फर्जी करार देते हुए भूमि को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने का आदेश दिया। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि संबंधित भूमि मूल रूप से सरकारी बंजर थी, जिस पर वर्ष 1992 में अवैध रूप से कब्रिस्तान दर्ज कराया गया।
देखिए, हम लोग बहुत लंबे समय से कह रहे थे कि देवरिया में ओवरब्रिज के पास जो मजार बनी है वो पूरी तौर पर अवैध है। मजार के नाम से कोई भूमि नहीं है और सार्वजनिक संपत्ति को, यानी कि बंजर जमीन थी, पीडब्ल्यूडी विभाग की जमीन थी, नगर पालिका की जमीन थी, उस पर कब्जा करके बहुत बड़ी मजार पिछले 2 दशकों के दौरान खड़ी कर दी गई। हम लोगों ने इस प्रश्न को उठाया था कि भाई ये मजार कैसे बन गई और इतनी बड़ी मजार सार्वजनिक स्थान पर नहीं हो सकती। खबर बांदा से, जहां लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर शुक्रवार को सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी के नेतृत्व में भव्य रन फॉर यूनिटी रैली का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के अचानक कार्यक्रम रद्द करने से आयोजकों में हल्की निराशा दिखी, लेकिन इसके बावजूद कार्यकर्ताओं और आम जनता का उत्साह कम नहीं हुआ। इस रैली में 10,000 से अधिक भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, छात्र छात्राएं और आम जनता ने हिस्सा लिया और कार्यक्रम का शुभारंभ शहर के सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑक्सीजन पार्क से हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद, सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी और नरैनी विधायक ओम मणि वर्मा ने एकता यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरदार वल्लभ जो हमारे भारत रत्न और जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, आज उनकी 150वीं जयंती के एकता मार्च के कार्यक्रम में जो हमारी करीबन 7 किलोमीटर की एकता यात्रा संपन्न हुई है और ये बांदा सदर की विधानसभा में जो ऐतिहासिक कार्यक्रम उनको याद करने का जो दिन है, निश्चित रूप से इस यूनिटी मार्च में दिखा है कि देश के ऐसे महापुरुष जिनको उन 7 दशकों तक उनको सम्मान मिलना चाहिए था। सरदार पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बांदा सदर विधानसभा में एकता यात्रा का आयोजन किया गया था, जो सरदार पटेल ऑक्सीजन पार्क से चल कर के वहाँ पर सरदार पटेल जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और नवाब टैंक से चल कर के चुंगी चौराहा, बाबूलाल चौराहा, मैसूरी देवी, बाकरगंज स्टेशन रोड होते हुए महाराणा प्रताप चौक में महाराणा प्रताप जी की मूर्ति पर पुष्पांजलि तदुपरांत भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर बांदा में आज रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को आज बांदा पहुंचना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से उनका ये दौरा रद्द हो जाने के बाद हालांकि आयोजकों में और कार्यकर्ताओं में मायूसी देखने को मिली, लेकिन कार्यक्रम के उपलक्ष्य में किसी भी तरीके का उत्साह कम नहीं दिखाई दिया। बांदा के सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क से महाराणा प्रताप चौक तक रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कम से कम 10 से 15 हज़ार लोगों ने इस कार्यक्रम में हाथों में झंडा लिए भारत माता की जयकारा लगाते हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयकारा लगाते हुए यहाँ महाराणा प्रताप चौराहे पर पहुँचे हैं, जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद, सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी और पूर्व सांसद आर.के. पटेल ने यहाँ महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि भेंट की है और यहाँ से गाजे बाजे के साथ डीजे की धुन पर नाचते हुए भारत माता का जयकारा लगाते हुए ये रन फॉर यूनिटी का ये जो जन सैलाब था वो पंडित जी एन कॉलेज के लिए रवाना हुआ है, जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री इस जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। हालांकि ये कार्यक्रम जो ब्रजेश पाठक के आने के बाद काफ़ी मायूसियत भरा था, लेकिन यहाँ लोगों का उत्साह अलग ही अंदाज में था, जहाँ उनके कार्यक्रम रद्द होने के बाद भी कार्यक्रम में किसी भी तरीके का ऐसा माहौल नहीं दिखा कि जहाँ
उनके ना आने से लोगों में उत्साह की कमी दिखाई दी हो। बांदा से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। और अमेठी में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य एकता यात्रा का आयोजन किया गया। जिले भर में इस यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर अमेठी में निकाली गई एकता यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और इस यात्रा में प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव भी शामिल रहीं। है जनार्दन का स्वरूप कही गई है और जनार्दन को जब हम कहते हैं तो हिंदू मान्यताओं में भगवान विष्णु को कहते हैं। और जनता ने जिस प्रकार से मुंहतोड़ जवाब दिया है महागठबंधन को, उन्होंने विकास का रास्ता चुना है। उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, इसी मंत्र पे बिहार में हम लोग चुनाव प्रचंड बहुमत से जीते हैं। और मैं समझती हूँ जिस प्रकार से इतनी अराजकता थी बिहार में, 50 साल पहले जो काम हो जाना चाहिए था वो कभी जो है एनडीए की सरकार जब पहली बार बनी तो वहाँ होना शुरू हुआ। और खबर बलिया से, जहां शहर में नगर पालिका कर्मचारियों के धरने और हड़ताल के कारण स्थिति गंभीर है। पिछले 6 दिनों से शहर के 25 वार्डों में कूड़े का उठान नहीं हो पाया, जिसके चलते अधिकांश चौक चौराहों पर कचरे का ढेर लगा है। कूड़े के ढेर से परेशान होकर कुछ दुकानदारों द्वारा कचरे में आग लगाने की घटनाओं ने शहर की वायु गुणवत्ता को गंभीर रूप से बिगाड़ दिया है। पिछले मात्र 12 घंटों में हवा की गुणवत्ता लगभग 30 पॉइंट बढ़कर 165 से ऊपर हो गई है। बढ़ते प्रदूषण के कारण अस्थमा और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे रोगियों की हालत खराब हो रही है। चौक स्टेशन रोड है। तो यहाँ दुकानदार हैं? हाँ दुकानदार हैं, ठेले वाले घुचे वाले सब हैं। तो अभी आप रोड पे झाड़ू लगा रहे हैं, कितने दिन से झाड़ू नगर पालिका द्वारा नहीं लगा? 6-7 दिन हो गया। 7 दिन हो गया। हाँ। क्यों नहीं झाड़ू लग रहा है? अब झाड़ू नहीं लग रहा, नगर पालिका का जो है लोग कर्मचारी कर रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा, वो इसीलिए हड़ताल है। हाँ। तो ये कूड़ा भी नहीं उठ रहा है? कूड़ा भी नहीं उठ रहा है। एक हफ्ता से एकदम कूड़ा इसी तरह है, उठान नहीं हो रहा है, पूरा गंदगी महक रहा है और सफाई होते नहीं है, सही चारों ओर जाम बा। शहर का मेन चौक है। स्टेशन रोड पड़ेगा ये। तो क्या मतलब कर्मचारी क्या कर रहे हैं कि हड़ताल पर हैं, कह रहे हैं तनख्वाह नहीं मिल रहा है। बलिया नगर पालिका के देखा जाए कि जिस तरह से शहर का ये चौक है, शहीद पार्क चौक है, और यहाँ पे लगातार शहर की बात करें तो शहर पे जगह जगह कूड़ा उठान नहीं हो पा रहा है। इसी कारण यहाँ के जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, वो कूड़ा ना उठान होने की वजह से वो आग लगा दे रहे हैं कूड़े में, जिससे ये प्रदूषण के लिए दिक्कत भी हो सकती है। ऐसे में हमारे साथ व्यापारी भी हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या समस्या है कि जो कूड़ा उठान नहीं हो पा रहा है और क्या कारण बना है कि ये शहर में व्यवस्थाएं साफ सफाई नहीं हो पा रही है। जी, क्या नाम है आपका? कृष्ण मोहन केसरी, चौकार समाज रोड। जी, कब से कूड़ा उठान नहीं हो पा रहा है? कम से कम हफ्ता 10 दिन हो गया सर। जो है ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। बताइए, हम लोग का नगर पालिका का ये दशा मेन चौक में है तो और इधर उधर क्या होगा बताइए। और सांस वाले रोगी जो है बहुत परेशान है, इधर उधर जो है दम फूल रहा है, कितने जानी जा रही है, लेकिन आदमी ध्यान नहीं दे रहा है इस पे। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? हम लोग मान लीजिए भाई दुकानदार आदमी है तो भाई हम लोग को चौक में रहना है। अगर कोई बीमारी होगा तो कोई जो है 1 रुपया मदद करने वाला नहीं है। लगातार ये सारी समस्याएं 1 सप्ताह से हो रही हैं और शहर की हालात बहुत चिंताजनक है। इतनी ज़्यादा प्रदूषण बढ़ चुका है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। और जो बाहर से गांव से लोग खरीदारी करने शहर में आ रहे हैं, लगन का समय चल रहा है और कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है और शहर एकदम नरक बन चुका है। अब इस पे प्रशासनिक तौर पर अधिकारियों को और जो हमारे नगर चेयरमैन हमारे संत कुमार गुप्ता जी हैं, उनको थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। उठान नहीं हो पा रहा है, लोग जगह जगह आग लगा दे रहे हैं कूड़े। ये हमको कहने का हमारा मुद्दा है, ये भिरगु क्षेत्र का धरती है। दर्दन मुनि के नाम पर ये मेला लगा है। अब पूरे बलिया, आजमगढ़, मऊ,
छपरा की जनता कह रहा है कि शहर महक रहा है। तो जितने लाइटिंग या बाथरूम का पानी है, नाली का जाम है। अब 2500 वार्ड का मेंबर देख रहे हैं, चेयरमैन देख रहे हैं, बलिया का जो मंत्री है वो देख रहे हैं, लेकिन शहर में जनता जब उग्र होगा तो ये समझ लीजिए कि ना चेयरमैन का। जिस तरह से देखा जा रहा है कि इनका गुस्सा फूट रहा है चेयरमैन पर और बड़े अधिकारियों पर, जिस तरह से यहाँ के जो व्यापारी हैं परेशान नजर आ रहे हैं कूड़ा ना उठाने की वजह से, और काफी दिक्कतें भी हो रही हैं। बलिया से कृष्णकांत पांडे, के न्यूज इंडिया। और खबर कासगंज से, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र में एक अत्यंत शर्मनाक घटना सामने आई, जहां एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ 15 वर्षीय किशोर द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला दर्ज हुआ। जानकारी के अनुसार ये घटना कोतवाली कासगंज क्षेत्र की और बच्ची अपने घर से पड़ोस की दुकान पर कुछ सामान लेने गई थी। इसी दौरान आरोपी किशोर बच्ची को बैला फुसलाकर समीप बने एक खंडहर में ले गया और वहां दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही के बाद बच्चों के परिवार वालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मासूम बच्ची को इलाज के लिए कासगंज के जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। और अंबिकापुर से खबर आपको बता रहे हैं, सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित। 3 नवंबर से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित हुई है। 4 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन थे सहकारिता कर्मी। सरकार के आश्वासन पर स्थगित हुआ आंदोलन। नेताओं ने किसान हित में फैसला लेने का दावा किया। आंदोलनकारियों पर हुई कार्रवाई शून्य करने की उठाई मांग। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, नेताओं ने किसान हित अंबिकापुर से खबर, सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित। कानपुर से खबर है, नाबालिग कार चालकों पर लगाम नहीं। सतबरी रोड पर नाबालिग चालक ने मचाया तांडव। आधा दर्जन बाइक कार ने मारी जोरदार टक्कर। उत्तर प्रदेश सरकार लिखी कार का कहर दिखा है। कोरियर दफ्तर के बाहर खड़ी बाइकों में टक्कर मारी है। नाबालिग कार चालक को क्षेत्रीय लोगों ने दौड़ाकर पकड़ा है। आरोपियों को कोयला नगर चौकी पुलिस के सुपुर्द किया गया। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कार की टक्कर से छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। आधा दर्जन बाइक को इस कार ने टक्कर मारी है, जो आप देख सकते हैं किस तरह से चलती रोड पर रफ्तार पकड़े हुए है। और ये देखिए कैसे बाइकों को ये कार टक्कर मारती है। नाबालिग कार चालकों पर लगाम नहीं है। आधा दर्जन बाइकों को टक्कर मारी है। और मोहित पांडे हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, क्या जानकारी है? आधा दर्जन बाइकों को जोरदार टक्कर मारी है कार ने।
सर मैं आपको बता दूं कि कानपुर में जो नाबालिग कार चालक है, इनका तांडव देखने को मिल रहा है। मामला चकेरी थाना क्षेत्र का है, जहाँ नाबालिग ने कार को एक जोरदार टक्कर मारी, जिसमें कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये मामले कानपुर में लगातार देखने को मिल रहे हैं, चाहे तेज रफ्तार ट्रक का कहर हो, चाहे तेज रफ्तार कार का कहर हो। कहीं ना कहीं इसमें जो जिला प्रशासन है कोई इसमें कार्रवाई नहीं कर रहा है। मोहित, गाड़ी कौन चला रहा था उसके बारे में कुछ पता लग पाया है? गाड़ी में एक नाबालिग लड़का चला रहा था। वो गाड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार भी लिखी हुई थी, गाड़ी में लिखा हुआ था। लेकिन अभी पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया और जो गाड़ी के जो मालिक है उनकी तलाश करी जा रही है, आखिर उत्तर प्रदेश सरकार गाड़ी में कैसे लिखा था और नाबालिग को कैसे गाड़ी दी गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और जालौन में स्कूली वैन पलटी, हादसे में वैन सवार 5 बच्चे घायल हुए हैं। एक बच्चे की हालत नाजुक है। घायल बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्कूल वैन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, ड्राइवर घायल हुआ है। 5 छात्र स्कूल वैन से एटा से आ रहे थे स्कूल। तेज रफ्तार वैन होने के कारण वैन मोड़ते समय पलटी है। सीओ अर्चना सिंह घटना की जांच में जुटी हैं। खबर इस वक्त आपको बता रही हूं। सीओ अर्चना सिंह घटना की जांच में जुटी हैं। पांचों छात्र स्कूल वैन से एटा से आ रहे थे स्कूल। माजिद हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। माजिद, क्या जानकारी है खबर को लेकर आपके पास? यह बता दें कि मामला स्कूली वैन एट थाने से औरई आ रही थी स्कूल के लिए। जब बीच में मोड़ के गाड़ी मोड़ने के वक्त एक भयानक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें तकरीबन आधे दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल हो गए, जिसमें बच्चे की हालत ज्यादा नाजुक बताई जा रही है, जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। हालांकि जो गाड़ी चल रही थी, जब पुलिस मौके पर पहुंची, तहकीकात शुरू की, तो पता ये चला है कि स्कूल वैन जो गाड़ी चला रहा था वो काफी तेजी से गाड़ी चला रहा था और रफ्तार इतनी तेज थी कि वो संभाल नहीं पाया मोड़ पर। इसी वजह से ये जो है एक्सीडेंट इसको बताया जा रहा है। बहरहाल मौके पर सीओ और स्थानीय पुलिस मौके मौजूद है और इन लोगों को जो है उपचार के लिए वहाँ जिला अस्पताल लाया गया। और माजिद, जो बच्चे घायल हैं उनकी तबीयत कैसी है? गाड़ी तेज थी, हालांकि फिर भी ड्राइवर ने संभालने की कोशिश की, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे जो है घायल हुए, जिसमें एक बच्चे की हालत ज्यादा नाजुक बताई गई है, जिसका झांसी रेफर किया उपचार के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और राजधानी लखनऊ में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा आयोजित विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 20वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के तीसरे दिन 52 देशों से आए मुख्य न्यायाधीशों और न्यायविदों ने वैश्विक शांति, न्याय और भावी पीढ़ी की सुरक्षा पर अपने विचार प्रस्तुत किए। सभी प्रतिनिधियों ने कहा कि वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था और समावेशी वैश्विक शासन प्रणाली है। दक्षिण सूडान के मुख्य न्यायाधीश बेंजामिन बंग डेंग ने कहा कि बच्चों की अपील को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। एंटीगा बारबुडा के ऑस्बर्ट जार फ्रेडरिक ने युवाओं से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का आह्वान किया। किर्गिज रिपब्लिक के मेडरबेक सत्तेव ने भ्रष्टाचार निरोधक सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता जताई, जबकि हैती के जीन क्लाउड थ्योजिन ने न्याय, शांति और मानवाधिकार को सर्वोपरि बताया। डिजिटल युग में न्यायिक नेतृत्व और साइबर क्राइम पर आयोजित पैनल चर्चा में सूरीनाम के न्यायमूर्ति आनंद कुमार चरण, भारत के काउंसल जनरल प्रकाश गुप्ता, शिक्षाविदों ने अपने अपने विचार रखे।
the detention, and especially the promoting of studying the rule of law, and promoting security and peace in the world. So thank you so much, and appreciate and God bless. Minister of State for Science and Technology, Dr. जितेंद्र सिंह भी आ रहे हैं और वो किसी मिनट पहुँचने वाले हैं यहाँ पर। आज वो यहाँ पर चीफ गेस्ट की तरह आ रहे हैं और वो हमारी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। उनके अलावा कोई और अतिथि भी? इसके अलावा यहाँ पर शुभांशु शुक्ला भी आए हुए हैं और वो 2 दिन के लिए कॉन्फ्रेंस को बच्चों को संबोधित करने के लिए आए हैं। बच्चों के साथ इस बात को साझा करने के लिए आए हैं कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो हो रहा है उसके बारे में बच्चों को अवगत कराने के लिए उनको एजुकेट करना है। यहाँ पर 9,000 के करीब बच्चे हैं जो 3 दिन के अंतराल में अटेंड कर रहे हैं। तो वो कल हैं और आज हैं, तो करीब 6,000 बच्चे थे वो संबोधित कर रहे हैं। कानपुर के सभागार में आज का दिन साहित्य और समाज के नाम रहा, जहां साहित्य, समाज और पुलिसिंग का एक अनोखा संगम देखने को मिला, जहां एक ही मंच पर कुंभ पुलिस, पोटलीवाला और इटावा कल जैसी 3 महत्वपूर्ण पुस्तकों का भव्य विमोचन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रदीप कुमार दीक्षित, निदेशक उत्कर्ष एकेडमी रहे, जबकि पुस्तकें लिखने वाले लेखक और सेवानिवृत्त पुलिस उप महानिरीक्षक हरीश कुमार IPS ने अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर के न्यूज़ इंडिया के चीफ एडिटर और वरिष्ठ पत्रकार दुरेन चौहान जी ने पुलिस पोटली से जुड़ी विशेष परिचर्चा में लेखक से विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में शहर के कई बुद्धिजीवी, शोधार्थी, पुलिस अधिकारी और साहित्य प्रेमी शामिल हुए। लेखक हरीश कुमार IPS ने बताया कि इन पुस्तकों में उनका उद्देश्य पुलिसिंग के असली अनुभव, समाज के संघर्ष और प्रशासनिक व्यवस्था के भीतर भी चुनौतियों को सरल भाषा में आम लोगों तक पहुंचाना था। कार्यक्रम में मौजूद पाठकों और श्रोताओं ने भी अपनी जिज्ञासाएं रखी और परिचर्चा का माहौल बिल्कुल खुले संवाद जैसा रहा, जहां पत्रकारिता, पुलिसिंग और साहित्य तीनों का संतुलित संगम देखने को मिला। हाँ, आज ये आपका 22 नवंबर 2025 को 12:30 बजे से 1:30 बजे तक का बीच का पुस्तक मेला, कानपुर पुस्तक मेला में हमारा समय अलॉट किया गया। तो हमारी 2 पुस्तकें हैं, इटावा कल, आज और कल, कुंभ पुलिस और पोटलीवाला। उन पर पुस्तक परिचर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर प्रदीप दीक्षित जी, जो उत्कर्ष एकेडमी के डायरेक्टर हैं, और परिचर्चा के लिए कुश चतुर्वेदी, जो हिंदी के ख्याति प्राप्त लेखक भी हैं, अच्छे जानकार हैं और प्रवक्ता इस्लामी इंटर कॉलेज इटावा में हैं। आज हरीश कुमार IPS जी की 2 पुस्तकों पर परिचर्चा रही। एक कुंभ पर है और दूसरी इटावा पर है। उद्देश्य ये है कि कुंभ की वास्तविकता को समझें। कुंभ और पोटलीवाला और पुलिस पुस्तक का शीर्षक है, तो उसमें लोग ये जाने कि कुंभ का असली मालिक है कौन। वो आम जनता, वो सारे लोग जो पूरी दुनिया से उसमें शामिल होते हैं, उन्हीं को लेखक ने पोटलीवाला का नाम दिया है। आज हम खड़े हैं कानपुर के GIC ग्राउंड में, जहां पर पुस्तक विमोचन का एक कार्यक्रम किया गया है। हमारे पूर्व IPS मौजूद है, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, आज पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम किया है, पर क्या कहना चाहिए सर? विमोचन नहीं, ये पुस्तक परिचर्चा थी। विमोचन तो इसका 2020 में हो चुका था। आदरणीय हृदय दीक्षित जी, जो तत्कालीन विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते, उनके कर कमलों से इसका विमोचन हुआ था। और हमारी किताब की लोकप्रियता को देखते हुए पर्यटन के क्षेत्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इसको पंडित राहुल सांगतन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये एक संपूर्ण दस्तावेज इटावा का संपूर्ण गजेट है। इसमें छोटी छोटी बातों को, चर्चित स्थलों का, चर्चित हस्तियों का चित्रण किया गया है और लगभग संपूर्ण इटावा इसमें लिखा। कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसमें छूटी हो। रहन सहन, खान पान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, शिक्षा में इटावा, राजनीति में इटावा, चर्चित हस्तियाँ, चर्चित स्थल,
और क्या नाम आपका यमुना चंबल का बीहड़ और यहाँ के बागी सारी वस्तुओं को कोशिश कर। दीक्षित जी ये थे हमारे पूर्व IPS जी, और उनसे मैंने बातचीत उन्होंने बताया कि जो उन्होंने पुस्तक का जो परिचर्चा की है, उनका साफ साफ ये कहना है कि जो आज के युवा हैं उन पर बच्चों जो ध्यान दे, और ताकि ही जो आज की परिचर्चा पर उन्होंने विशेष काफ़ी चर्चा करी है। कानपुर से शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया के लिए। और अंबिकापुर से खबर, खुलेआम बिक रही अवैध महुआ से बनी शराब, अरसे से घूमते ही हाथ ठेलों में रखकर हो रही शराब की बिक्री। शिकायत पर आबकारी टीम ने छापा मारा है, शराब जब्त। आबकारी उप निरीक्षक अनिल गुप्ता ने छापा मारा है। न्यायालय परिसर के पीछे 11 लीटर महुआ शराब पकड़ी गई। आरोपी राजन सिंह अंडा सहित बेच रहा था अवैध शराब। अनिल कुमार गुप्ता, आबकारी उप निरीक्षक वृत्त अंबिकापुर। शहर में लगातार अवैध ठेलों से शराब विक्रय की सूचना मिल रही थी। उसके तारतम्य में आज पूरे स्टाफ के साथ कोर्ट के पीछे, न्यायालय के पीछे ये अवैध शराब बेच रहा था, जिसमें पूरे स्टाफ के साथ मैंने छापा मारा। कितने लीटर? 11 लीटर शराब पकड़ा गया है। तो खुलेआम जो है वो शराब बिक रही है। अंबिकापुर से खबर है, अवैध महुआ से बनी शराब खुलेआम बिक रही थी अंडे की दुकान पर। फिलहाल आपको बता दें, पुलिस ने कार्रवाई की है और विकास गुप्ता हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़े हैं। विकास, खुलेआम अवैध शराब बिक रही थी, पुलिस ने एक्शन देखने को मिला है, पुलिस का क्या जानकारी है? खबर इस वक्त अंबिकापुर से आपको बता रहे हैं। और विकास गुप्ता एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। विकास, क्या जानकारी है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो आरोपी है रंजन सिंह, जिसको अभी गिरफ्तार किया गया है, ये लगातार कई वर्षों से ये धंधा चला रहा था। ठेले में शराब को रख के आड़ में चला रहा था, और इसको जैसे लगातार शिकायत मिली थी, इससे पहले भी कई बार टीम जाती थी लेकिन पकड़ाता नहीं था। लेकिन इस बार पुख्ता जानकारी के साथ पूरी बल गई थी आबकारी की और उन्होंने गिरफ्तार किया इसको। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का